हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपेश मुनानी इन फ्रंट ऑफ यू और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के इस चैनल पर, जहां पर हम बनाते हैं कॉमर्स को आसान और जीवन को सरल। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2026 की पूरी जानकारी एक वीडियो में। जो बच्चा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, जो बच्चा एक अटेम्प्ट दे चुका है, जो बच्चा ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है, हर एक स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट कॉमर्स को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि है क्या ये चीज, क्या काम करती है, किस तरीके से सारा हम जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट जो है वो एनटीए कंडक्ट करता है और यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास पेपर होते हैं, वी ऑल नो, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 हमारे पास आपको दिखेंगे। एक होता है हमारे पास पेपर 1, एक होता है हमारे पास पेपर 2। ठीक है, तो थोड़े से हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 जो होता है हमारे पास, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो है उसका पर क्वेश्चन मार्क 2 का होता है। तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए सर? टोटल हमारे पास यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब ये 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करूं आपके साथ, तो पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन और यहाँ पे 200 हो जाएंगे। तो टोटल आपके जो मार्क्स आते हैं वो 300 आते हैं। अंडरस्टूड। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चीजें होती है। पेपर 1 सबके लिए कंपल्सरी है, 85 सब्जेक्ट्स हैं, सबके लिए पेपर 1 कंपल्सरी है। पेपर 2 जो है वो आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का फील्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो पेपर 2 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के यहां पर उसके अकॉर्डिंग होता है। अब यहां पे ऑब्वियसली सिलेक्शन जो भी आपका पीएचडी हो, जेआरएफ हो, नेट हो, वो आपकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द थिंग इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट को उस चीज की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि अभी तक तो देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जून 2026 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, मुझे ये जानना है कि यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस क्या है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको आप अच्छे से देख भी लें, कैसे उस सिलेबस को पढ़ना है, कहां से वो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस है, ये हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है। हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट का जो कोड है उसकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा सब्जेक्ट जो है उसके कोड की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कोड नंबर 08। तो 08 हमारा कॉमर्स का कोड है। जितने भी स्टूडेंट जो कि कॉमर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड द कोड इज 08। आपका जो पेपर आएगा उस पे 08 कोड जो होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, आपको ये पता होना चाहिए, उस पे 08 कोड लिखा होगा। टोटल यूनिट कितनी है? तो अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स आपके कोर्स में है। यहाँ पर यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस को बताता है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करता है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंस। 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। 9 लीगल एस्पेक्ट्स और 10 इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे तो हम एवरेज लेके चल सकते हैं कि हमारा एवरेज क्या होगा सर, 10 यूनिट है, 10 यूनिट आप बोल रहे हो, तो हर यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन मान लें तो मतलब कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। हर यूनिट से अगर मैं 10 क्वेश्चन मान लूं तो मेरे 100 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि कॉमर्स एक है बहुत ही वाइड और वास्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, यहां पे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा यूनिट 1 के बारे में। अब जैसे सबसे पहले मैं यूनिट 1 को पढ़ते हैं, तो यूनिट 1 की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस हमारे पास आता है। तो ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा, ठीक है, जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे, डायमेंशन ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ोगे। ये सारी चीजें हमारे पास रहेगी। और अगर मैं देखूं इसी के अंदर तो एफडीआई भी है, बीओपी भी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, हमारे पास रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस भी है। यहां से क्वेश्चंस पक्के आते हैं हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। कौन सी ईयर में कौन स्टेबलाइज हुआ था, डब्ल्यूटीओ कब आया था, डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वही मैं बात करता हूं यूनिट 2। तो यूनिट 2 जैसे कि नाम है वैसा ही इसका काम है, मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है इसकी अप्रोच ज्यादा रहती है। प्रैक्टिकल
पे ज्यादा फोकस है, मतलब कि आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में वो ज्यादा दिखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने पढ़ा होगा पार्टनरशिप अकाउंट, जो हमारी ग्रेजुएशन में हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके पास शेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मोस्टली यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, और कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट हम ट्रांसफर करना फाइंड करते हैं वो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हर वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का एक क्वेश्चन। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दो हमेशा इसका एक क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसके 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी एक कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आता है, कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट जो होती है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन वहां से भी फैक्ट बेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास अकाउंटिंग टूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास कुछ टूल्स है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक अच्छा टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसमें से क्वेश्चंस मोस्टली चांसेस कम रहते हैं, बट हाँ आने वाले टाइम में रिसर्च इस पे बहुत की जा सकती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। देन आफ्टर हम रिसेंट ट्रेंड्स ऑडिटिंग की बात करें, तो ऑडिटिंग से भी आपको क्वेश्चन दिख जाता है, ऑडिटिंग से भी आपको एसेज ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, वहां से क्वेश्चन दिख जाता है। बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बो है, सभी स्टूडेंट को बताता हूं। और जहां पे आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेसिक्स के बारे में पता चलेगा, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डीएमई हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोच हो गई, वेरिएबल प्रोपोर्शंस हो गए, इनके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया, ये सब कुछ। तो यहाँ पे थ्योरी प्लस है ना, हम बोलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का यहाँ पे सिनेरियो रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, बहुत ही अच्छा यूनिट, और मैं बोलूंगा सबसे इजी यूनिट जो बोलेंगे बिजनेस फाइनेंस में मानता हूं। उसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछते हैं, फाइनेंस क्या है, लीज फाइनेंसिंग क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, टीवीएम, है ना, समय के साथ साथ मनी की वैल्यू रिड्यूस होना वगैरह, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप देखेंगे। कैपिटल बजटिंग का डिसीजन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है, यूरो, जीडीआर, एडीआर जो फंड्स रेज करते हैं बाहर से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और आईडीआर की भी नॉलेज थोड़ी डोमेस्टिक जो है हमारे पास इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की नॉलेज भी यहाँ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिक रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, तो ये कुछ पोर्शन आप पेपर 1 में भी पढ़ेंगे और बाकी हमारे लिए ही है, यहाँ पे कुछ पोर्शन आप पेपर 1 में भी पढ़ेंगे, और हम तो यहाँ पढ़ने ही वाले हैं डिटेल में, मैं दोनों ही चीजें पढ़ाऊंगा आपको, पेपर 1 में डजंट मैटर आप पढ़ लो, बट यहाँ ही पढ़ाऊंगा। तो हाइपोथेसिस हो गया, स्टैटिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मीन मोड मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशंस हो गया, डिस्पर्जन हो गया, ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी वगैरह डेटा वगैरह से रिलेटेड हम इस पूरे यूनिट को देखने वाले। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा यूनिट, तगड़ा यूनिट, और ग्रेजुएशन वाला पार्ट ही है, बहुत ज्यादा डिटेल वाला पार्ट नहीं है, तो उसमें आप प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इस पूरे पोर्शन के अंदर, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें वो, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ से कभी कभी 5-5 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे एक साथ एक टॉपिक से भी, ठीक है। तो ये कभी कभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और कभी कभी स्टूडेंट पूरे यूनिट को तो पढ़ता है, एक टॉपिक छोड़ के जा रहा होता है, पता चला उसी टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता है, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्लियर। फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स क्या होती है, बैंक्स के टाइप क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, आरबीआई हमारे देश के अंदर है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, IRDAI क्या है, इन सब के रोल, इनके फंक्शंस, वो सारी चीजें, मतलब कि मोस्टली थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें जो आप मार्केट में देख रहे हो, इंश्योरेंस, बैंक्स वगैरह, उनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज आपको देगा, रेट से रिलेटेड नॉलेज देगा, CRR SLR की बातें करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेगा, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिशिएट वगैरह की बात करेगा, उन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ेगा। फिर आता है यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना, मतलब कि मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा,
इस यूनिट को जब भी हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा जिसको हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल में तो आपको अभी भी देता हूँ कि आप जाके सर्च कर लेना भाई, है ना, मैकडी के एडवर्टाइजमेंट देख लेना, रोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट देख लेना किसका, जैगवार का और मर्सिडीज का, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, आपको पता चलेगा कि क्या लेवल की मार्केटिंग हो रही है। फेविकॉल का एडवर्टाइजमेंट आपने देखोगे तो मार्केटिंग को मैं, थ्योरी वाली चीज को मैं एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एलिफेंट ऑफ ऑल लॉज, मतलब कि हाथी है सर ये। आपने इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ लिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि अगर यूनिट से 10 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होंगे। बाकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है हमारे पास, उसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट 2013 भी है, एलएलपी भी है हमारे साथ, कॉम्पिटिशन एक्ट भी है 2002, आरटीआई भी है हमारे पास, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड भी आपको कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, और जीएसटी भी है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही पढ़ेंगे, और मोस्टली मैं इनके अलग अलग मैराथन्स भी लेकर आता रहूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जब हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर तो हमारी 3-3 4-4 घंटे की, है ना, एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती रहेगी, क्योंकि इनको एक साथ ही पढ़ेंगे, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मजा आता है इनको पढ़ने में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, लास्ट यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, चीजें भूल जाता है कि नंबर्स के बेस पे होता है सारा का काम। तो यहाँ पे जो 5 हेड है उसकी तो हम बात करने वाले हैं, 5 हेड्स की हम बात करेंगे, ओके। उसके बाद उनके डिडक्शन की बात करेंगे जो 80C से 80U तक है, ठीक है, यहाँ पर 80C से 80U तक है, क्लियर। तो ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पास इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमने यहाँ पर आपके साथ कवर किया है। अब जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो उसको 2 चीजें देखनी है, एक तो पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूं, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है वो ध्यान रखना, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, पीजी कर रखा है, अब एमकॉम कर रखा है, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं अपने बैचेस स्टार्ट ही कर रहा हूं, कुछ ही दिनों के ना, 16 फेब से मेरी लाइव क्लास भी स्टार्ट है। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, अगर आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है हमने, कट ऑफ के बेसिस पे आपका क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। कट ऑफ की बात करें तो हमारी जो कट ऑफ रही थी वो पिछली बार 224 रही थी, इस बार की कट ऑफ 218 रही है। जनरल कैटेगरी की बात करूं जेआरएफ के लिए तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता ही नहीं है, कॉमर्स का पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आता है, ये भी अच्छी बात है, हमेशा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई होप यू लाइक दिस होल सेशन, वट एवर आई हैव यहाँ पर मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और सेशंस के लिए हम मिलेंगे, कोई भी दिक्कत डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कॉमर्स आसान है, जीवन सरल है।